हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। आज मैं इस वीडियो में राहु और केतु का जो ट्रांजिट होने वाला, ट्रांजिट को हम गोचर भी बोलते हैं, 23 सितंबर को होगा। तो उस ट्रांजिट के बारे में हम बात करेंगे कि उस ट्रांजिट का हर एक राशि पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो पहले हम जानते हैं राहु के बारे में। राहु को जनरली काफ़ी एक ख़राब प्लैनेट माना जाता है। लोग बहुत डरते हैं, ओहो राहु की दशा आ गई, ओहो राहु का गोचर हो गया, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो राहु से जनरली लोग बहुत डरते हैं। राहु को एस्ट्रोलॉजी में एक छाया ग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह मतलब उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब वो एक फिजिकल प्लैनेट नहीं है, वो एक शेडोई, एक छाया ग्रह है। इस वजह से राहु और केतु का, दोनों का किसी भी राशि के ऊपर कोई स्वामित्व नहीं है, यानी कि वो किसी भी राशि के ऊपर रूल नहीं करते हैं दोनों, राहु और केतु। लेकिन फिर भी इनका इफेक्ट पड़ता है काफ़ी। राहु जो होता है वो ज़्यादातर काइंड ऑफ शनि की तरह बिहेव करता है और केतु जो है वो मंगल की तरह बिहेव करता है। ये दोनों हमेशा वक्री चलते हैं, यानी कि उल्टे ही चलते हैं हमेशा, राहु और केतु। तो इनकी चाल उल्टी होती है। तो 23 सितंबर को सुबह 7:38 पर, यानी कि 7:38 पर ये दोनों अपनी राशि चेंज करेंगे। यानी कि इस टाइम जैसे राहु जो है वो है मिथुन राशि में और केतु जो है वो है धनु राशि में। तो 23 सितंबर को सुबह 7:38 के बाद राहु वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और जो केतु है वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। अब आप इस पर्टिकुलर कुंडली में अगर आप देखेंगे तो जनरली जो प्लैनेट्स हैं जैसे 1 to 12 तक के ये घरों के नंबर इसमें लिखे हुए हैं। तो जनरली जैसे शनि है, अगर कोई भी वक्री नहीं है, अगर वो मार्गी चल रहा, मार्गी मतलब सीधा चलना, वक्री मतलब उल्टा चलना। तो अगर कोई भी प्लैनेट मार्गी है तो वो जैसे 1 से 2, जब भी उसकी राशि चेंज होगी तो जहाँ पे 1 लिखा हो वहाँ से वो 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा। लेकिन अगर कोई वक्री चल रहा होगा तो वो अपने से पिछली राशि में चला जाएगा, यानी कि 3 से 2 में चला जाएगा, 2 से 1 में चला जाएगा, इस तरीके से। तो अब आप राहु केतु को भी नोट करेंगे ना, तो पहले 3 और 9 में थे, अब वो पहुँच जाएंगे 2 और 8 में। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री ऑपोजिट चलते हैं, हमेशा एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजिट का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम राशियां लेंगे पूरी मेष से लेके और मीन तक। इन राशियों को भी हम कुंडली में शो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए। आप जैसे कोई भी कुंडली में, जैसे ये सामने जो कुंडली आपके डिस्प्ले हो रही है, इसमें जहाँ पे 1 लिखा हुआ, 1 का मतलब होता है मेष राशि, 2 का मतलब होता है वृषभ राशि, 3 का मिथुन, 4 का कर्क और 5 का सिंह राशि, 6 की कन्या राशि, 7 की तुला राशि, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। इस तरीके से अलग अलग राशियां होती हैं। तो जब आप इन राहु और केतु को मूव करते हुए आगे देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो लग्न है, जहाँ पे लग्न लिखा हुआ है वहाँ पे वो राशि आ जाएगी। जैसे मैं सबसे पहले जो कुंडली लूँगा उसमें लग्न में 1 लिखा होगा, 1 मतलब मेष राशि। तो मेष राशि के लिए वो प्रभाव कैसा रहेगा वो देखेंगे। फिर अगली हम देखेंगे वृष राशि। वृष राशि मतलब नंबर 2, तो लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में नंबर 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस तरीके से देखेंगे, ताकि मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए जो मैं बता रहा हूँ। अब ये जो 1 से लेकर 12 तक जो घर हैं, ये भी अलग अलग चीज़ों पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सेकंड हाउस वेल्थ का होता है, थर्ड हाउस पराक्रम स्थान होता है, फोर्थ हाउस आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशन, घर की कंडीशन सब पे रूल करता है, सेवन्थ हाउस शादी का होता है, नाइन्थ हाउस लक का होता है, 10th हाउस करियर का होता है। इस तरीके से अलग अलग घर अलग अलग चीज़ों पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु और केतु, अब जैसे हम अलग अलग राशियों के ऊपर प्रभाव जब उनका स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि राहु और केतु जब वृषभ राशि और स्कॉर्पियो राशि में प्रवेश करेंगे तो एक पर्टिकुलर राशि के वो कौन से घरों में वृषभ राशि और स्कॉर्पियो राशि पड़ती है, जिस घर में पड़ेगी वो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। प्लस राहु और केतु अपने से 5वें, 7वें और 9वें घरों को भी देखते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी इश्यूज वो डाल सकते हैं। लेकिन राहु और केतु जब
वृषभ राशि और वृश्चिक राशि में आएंगे तो वहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। तो उच्च का राहु और केतु ज़्यादा खराब नहीं करता है, इनफैक्ट अच्छे असर देता है। राहु और केतु अगर किसी की कुंडली में अच्छे बैठे हों तो वरदान होता है उनकी कुंडली के लिए, उनको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा राइज कर जाते हैं अपनी लाइफ में, उसके पीछे हमेशा राहु या केतु का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमेशा राहु और केतु खराब ही नहीं करता है, ये बहुत अच्छे भी करते हैं प्लैनेट्स दोनों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अलग अलग राशियों के ऊपर उनका क्या क्या इन्फ्लुएंस होगा। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के लिए राहु होगा 2nd हाउस में और केतु होगा 8th हाउस में। 2nd हाउस कुंडली का जो होता है वो होता है धन स्थान, आईज का भी घर होता है, खासतौर से राइट आई का, और इसके अलावा आपकी फैमिली का भी होता है, कुटुंब स्थान भी बोलते हैं इसको। तो राहु अब अगर 2nd हाउस में चला गया तो वो क्या क्या कर सकता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि राहु उच्च का है, राहु और केतु दोनों उच्च के हैं। तो राहु अगर 2nd हाउस में होगा, फैमिली वाले, आईज वाले, धन स्थान में होगा, तो धन में ऑब्वियसली बढ़ोतरी हो सकती है। कई बार आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से धन आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा राहु एक पाप ग्रह भी होता है, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से जा भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पास आएगा, आपका धन ग्रो होगा। फैमिली में कई बार थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल हो सकता है क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है इसलिए, लेकिन ओवरऑल फिर भी ठीक रहेगा। आपको काफ़ी टैक्टफुली और डिप्लोमेसी से अपने घर में चलना पड़ेगा अगर आपको घर की पीस मेंटेन करनी है। हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, खास तौर से आईज के लिए, लेकिन ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ मेजर इश्यूज हैं तो वो देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हम राहु और केतु के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं ये जो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली सही हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पे। कुंडली यानी कि बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट डिफरेंट होता है ट्रांजिट से। बर्थ चार्ट मतलब आप जिस टाइम पैदा हुए थे उस टाइम स्टार्स की क्या पोजीशन थी आकाश में, उसको हम लॉक कर देते हैं, वो आपकी बर्थ चार्ट बन जाता है, आपकी जन्म कुंडली वो फिक्स हो जाती है। लेकिन गोचर मतलब कि वो प्लैनेट्स तो रुके नहीं, वो तो चल ही रहे हैं लगातार, तो उनकी जो रनिंग मूवमेंट को जो हम कंसिडर करते हैं उसको गोचर बोलते हैं। तो राहु केतु अभी चलते चलते जैसे वृषभ और वृश्चिक राशि में आ गया तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें आपकी कुंडली भी डेफिनेटली रेफर करनी पड़ेगी अगर हमें कोई प्रेडिक्शन सही तरीके से करनी है। तो आपको इन प्रेडिक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपकी राशि के लिए मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी। अगर कुंडली में भी प्लैनेट्स फेवरेबल बैठे हैं तभी ये ट्रांजिट आपको पूरा अच्छा रिजल्ट देगा, और अगर मैं आपकी राशि के लिए बहुत ख़राब रिजल्ट बोल रहा हूँ तो भी आपको कोई बहुत उदास या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में प्लैनेट्स बहुत अच्छे बैठे हों, आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही हों, तो ये ट्रांजिट अगर वैसे ख़राब होना आपकी राशि के लिए, लेकिन फिर भी ये उतना ख़राब रिजल्ट आपको देगा नहीं, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स और दशाएं अच्छी हैं। करियर वाइज जो राहु जो है वो आपके करियर वाले घर से त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो त्रिकोण में बैठने की वजह से थोड़े से कभी कभार इमीडिएट बॉस से आपको थोड़ी से इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर भी मैनेजेबल रहेगा। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं मेष राशि वालों के लिए, तो आपको इस ट्रांजिट के बाद अपनी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि आपको अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि राहु जब 2nd हाउस में आता है तो कई बार अब्यूजिव बना देता है आपको। आप जनरली बहुत गालियाँ देने लगते हैं, ख़राब तरीके से बोलने लगते हैं। उस चीज़ पे आपको ख़ास ध्यान रखना है और उसको कंट्रोल करना है, वो चीज़ नहीं होने देनी, नहीं तो आपके पर्सनल रिलेशंस में भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्लस आपके प्रोफेशनल रिलेशंस में भी। अब आते हैं वृषभ राशि वालों पर। राहु और केतु वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए 1st और 7th हाउस में होंगे। बहुत अच्छी पोजीशन है, आप जनरली काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में रह सकते हैं, लेकिन 1st हाउस में रहने की वजह से राहु जो है कुछ ज़्यादा ही आपको कई बार असर्टिव बना सकता है। आप बहुत ज़्यादा ही खुले तरीके से अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच इज़ गुड, लेकिन कई सिचुएशंस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के और डिप्लोमेटिकली अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डोंट बी टू असर्टिव, बहुत ज़्यादा असर्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सोच समझ के और तब आपको जवाब देना है। लेकिन ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छी और कमांडिंग पोजीशन रहेगी अपने जॉब में या अपने वर्क प्लेस में। अगर फाइनेंस की बात करें, पैसे की बात करें, तो
कंफर्टेबल पोजीशन लग रही है, ऐसा कुछ एज सच इश्यूज नहीं लग रहे हैं, इनफैक्ट अच्छी ही पोजीशन होगी। इसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करें तो राहु जो होता है वो वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, यानी कि गैस, इनडाइजेशन। तो आपको लेट नाइट्स डिनर अवॉइड करने चाहिए, आपको बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, तला भुना इस तरीके का खाना अवॉइड करना चाहिए। प्लस आप थोड़ा बहुत कुछ वायरल इन्फेक्शंस के लिए प्रोन रह सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इम्यूनिटी के ऊपर अपने वर्क करना चाहिए। आप तुलसी ड्रॉप्स कुछ ले सकते हैं, तुलसी के कुछ पत्ते डेली ले सकते हैं, वो आपको सेव करके प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अगर पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो राहु सेकेंड हाउस में होगा और केतु जो है वो सेवन्थ हाउस में होगा। सेवन्थ हाउस जो होता है वो मैरिटल हैप्पीनेस का, आपके स्पाउस का, मैरिज का, इन सब चीज़ों का घर होता है। तो अगर वहाँ पे केतु बैठा होगा, वैसे तो केतु उच्च का है तो अच्छा है, लेकिन तो भी क्योंकि केतु एक पाप ग्रह भी है, तो इस वजह से आपके अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको अपने रिलेशंस में चलना है। अगर अच्छे से सोच समझ के चलेंगे तो काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स को आप अवॉइड कर लेंगे। अब चलते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई राशि वालों की तरफ। आप लोगों के लिए राहु जो है वो 12th हाउस में मूव कर जाएगा और केतु 6th हाउस में। अगर करियर की बात करें तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकते हैं। आपका जॉब हो या बिजनेस हो, वहाँ पे आपको कई चैलेंजेस आ सकते हैं। थोड़ा सा ये मेंटल पीस के लिए ये पोजीशन आपके लिए अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। अगर पैसे के फ्रंट में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। 12th हाउस में क्योंकि बैठा हुआ, 12th हाउस लॉसेस और खर्चों का घर होता है, 12th हाउस हॉस्पिटल्स का भी होता है, तो इस वजह से हेल्थ के ऊपर खास ध्यान रखना है। अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं या अननेसेसरी खर्चे भी आ सकते हैं आपके पास। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है ये। वायरल वगैरह के लिए आपको प्रोन बनाएगा, इन्फेक्शंस के लिए प्रोन बनाएगा, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रह सकती हैं। आपकी मैरिज में भी पॉसिबिलिटी है, अगर पहले से प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपको ज़्यादा बहुत कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जैसे चल रही है वैसे ही चलते रहने दीजिए, ज़्यादा कुछ अनयूजुअल मत करिए। घर में भी आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलने की ज़रूरत है, अदरवाइज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रह सकती हैं। अब चलते हैं कर्क राशि वालों की तरफ, यानी कि कैंसर साइन। कर्क राशि वालों के लिए राहु जो है 11th हाउस में मूव कर जाएगा और केतु 5वें घर में। 11th हाउस होता है फाइनेंशियल गेन्स का, और 5वां घर जो होता है वो संतान का घर भी होता है, ग्रोथ और अचीवमेंट और प्रोग्रेस का भी होता है, रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन का भी होता है, लव रिलेशनशिप्स का भी होता है। अगर हम सबसे पहले मनी पार्ट देखें तो अच्छा रहेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में यानी कि आपके जन्म कुंडली में भी राहु और केतु अच्छी पोजीशन में है तो ये टाइम, ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपको अनएक्सपेक्टेड अमाउंट्स ऑफ मनी आपको रिसीव हो सकती है, आपके पास आ सकती है। अचानक आपके सोर्सेज खुल सकते हैं, कुछ सडन और अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा भी ना हो, ऐसे सोर्सेज से आपको पैसा आ सकता है। लेकिन अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने हैं, नहीं तो वही पैसा जा भी सकता है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो भी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से अपने थाइज वाले एरिया का। थाइज से रिलेटेड, बाजुओं से रिलेटेड कोई इश्यूज पॉसिबली हो सकते हैं, या फिर पेट से रिलेटेड। अगर पर्सनल लाइफ को देखें तो जनरली ओवरऑल ठीक है, एक्सेप्ट थोड़े बहुत आपको हो सकता है इश्यूज आए संतान की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, या लव रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा बहुत ऐसे कभी कभी सिचुएशंस बन सकती है ब्रेकअप्स की। लेकिन ओवरऑल फिर भी अच्छा रहेगा। ऐसा हो सकता है सिचुएशन आएगी लेकिन वो ठीक भी हो जाएगी। अगर आपके जन्म कुंडली में राहु और केतु अच्छे बैठे हैं तो फिर ये सिचुएशन ना तो बच्चों के केस में आपको प्रॉब्लम देगी, ना आपको लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देगी, दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। तो अब बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ, यानी कि लियो साइन। लियो साइन वालों के लिए जो राहु है वो 10th हाउस में प्रवेश करेगा और केतु 4th हाउस में। 10th हाउस जो होता है वो होता है कर्म स्थान, यानी कि करियर का घर, और 4th हाउस जो होता है वो होता है सुख स्थान, जिसमें हम फैमिली को देखते हैं, जिसमें हम कंफर्ट्स को देखते हैं, सुख स्थान बोला जाता है, तो इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये अगर हम मनी के हिसाब से देखें ये टाइम तो अच्छा रहेगा, और अगर हम करियर के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी अच्छा है, एक्सेप्ट थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है वर्क प्लेस पे।
आपके जॉब चेंज के भी चांसेस बन सकते हैं और आपके प्लेस चेंज के भी चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है आप जिस करंट लोकेशन पे है वहां से आपका मूवमेंट हो जाए किसी और लोकेशन पे। ऑल्दो ये जरूरी नहीं है, इसके लिए आपका बर्थ चार्ट भी देखना पड़ेगा। अगर हेल्थ की बात करें तो आपको अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हार्ट की, लिवर की। आपको अपनी थाइज और हिप्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्योंकि आपका काम आपको काफ़ी बिजी रख सकता है, तो हो सकता है आप थोड़ा कम टाइम स्पेंड करें अपने घर में। तो आपको बस उस चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपको वर्क, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ का बैलेंस रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप काम में इतना डूब जाएंगे आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान ना दे पाएँ। इस वजह से दोनों की आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। अब मूव करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों पर। कन्या राशि वालों के केस में राहु मूव करेगा 9th हाउस में और केतु मूव करेगा 3rd हाउस में। 9th हाउस होता है भाग्य स्थान, आपके लक पे, आपके फादर पे रूल करता है। और 3rd हाउस जो होता है वो पराक्रम स्थान होता है, आपके भाई बहनों पे, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे, इन सब चीज़ों पे रूल करता है। सबसे पहले देखते हैं मनी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मनी पार्ट आपका ठीक ठाक है, जैसा चल रहा है वैसे ही मोस्ट प्रॉब्ली चलता रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स फेवरेबल बैठे हैं, कोई ऐसा खास यहाँ पे मुझे चेंज नहीं दिख रहा है। लेकिन हो सकता है आपका लक कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से सपोर्ट करे। हेल्थ के मामले में छोटे मोटे इश्यूज तो दिख रहे हैं, लेकिन बाकी इश्यूज आपकी जन्म कुंडली से पता चलेंगे। अगर इस ट्रांजिट की बात करें तो एज सच कोई मेजर इशू मुझे नहीं नज़र आता। इस ट्रांजिट की अकेले अगर इस ट्रांजिट की बात करें उसकी वजह से कोई मेजर हेल्थ इशू नज़र नहीं आ रहा है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपका हो सकता है, या फिर आप किसी तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस तरीके के चांसेस बन सकते हैं आपके। अब बढ़ते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों पर। तुला राशि वालों के लिए राहु मूव कर जाएगा 8th हाउस में और केतु मूव कर जाएगा 2nd हाउस में। अगर करियर की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम रह सकता है, आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसीज कर सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आप हो सकता है काम करें अपने वर्क प्लेस में। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि आपकी जन्म कुंडली पे भी डिपेंड करेगा कि वहाँ पे प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं और वहाँ पे दशाएं कौन सी हैं। अगर सिर्फ इस ट्रांजिट की बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम रह सकता है आपके करियर के लिए। अब करते हैं हेल्थ की बात। हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है इस टाइम पे, आपको ये टाइम पे ख़ास ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ के ऊपर। अगर आपको मान लो कोई हेल्थ इशू हो रहा है और आप जाके उसको डायग्नोज करवा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि राहु जब 8th हाउस में मूव करता है और उस टाइम पे अगर कोई हेल्थ इशू आता है तो या तो वो हेल्थ इशू का डायग्नोज होना मुश्किल होता है, या तो वो हो ही नहीं पाता, या अगर वो डायग्नोज होता भी है तो वो रॉन्गली डायग्नोज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई ऐसा हेल्थ इशू चल रहा है जिसको आप डायग्नोज करवा रहे हैं तो कम से कम 2-3 ओपिनियन लीजिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आपने जो डायग्नोसिस करवाया है वो ठीक है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको खास ध्यान रखना है, योगा और प्राणायाम डेली करिए। अब अगली राशि पर मूव करते हैं जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो राहु है 7th हाउस में मूव कर जाएगा और केतु 1st हाउस में मूव कर जाएगा। 7th हाउस होता है मैरिज का, बिजनेस पार्टनरशिप्स का, इंटरेक्शन विद अदर्स, इन सब चीज़ों का 7th हाउस होता है। और 1st हाउस सेल्फ का होता है, आपका खुद का, आपकी हेल्थ का, पर्सनैलिटी का, आपके टेम्पर का, आपके ब्रेन का, इन सब चीज़ों का घर होता है। तो अगर प्रोफेशन पार्ट पर देखें तो स्कॉर्पियंस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ सकता है, अननेसेसरी थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस भी दिमाग में रह सकता है। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ गेन करनी है तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, मिलेगी लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद। फाइनेंसेस पार्ट पे ठीक ठाक रहने की उम्मीद है स्कॉर्पियंस के लिए, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा बुरा, ठीक ठाक एज इट इज़ स्टेटस को काइंड ऑफ मेंटेन रहेगा। अगर हेल्थ की बात करें तो 7th हाउस जो होता है वो मारक स्थान होता है। मारक स्थान में अगर राहु बैठा हुआ है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है हेल्थ का, क्योंकि मारक स्थान जो है अगर वहाँ पे राहु या कोई भी और क्रूर ग्रह आके बैठ जाए तो वो आपको कोई भी हेल्थ इशू दे सकता है। वो हेल्थ इशू फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल या इमोशनल भी हो सकता है। तो थोड़ा हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। 7th हाउस क्योंकि मैरिटल हैप्पीनेस का घर भी होता है, वहाँ राहु बैठा हुआ है
तो थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत रहेगी आपको, ख़ासतौर से अपनी मैरिटल रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी थोड़ी सी मैरिटल लाइफ में खटास चल रही है तो प्रॉबेबली हो सकता है कि राहु के पीरियड में इस ट्रांजिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ जाए कई केसेस में, तो इस वजह से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जनरली रिलेशनशिप में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांस नहीं है क्योंकि राहु उच्च का है, अच्छी पोजीशन में है, इसीलिए। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके खुद के हॉरोस्कोप पे कि वहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। तो अब मूव करते हैं धनु राशि पर, यानी कि सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस के लिए राहु 6th हाउस में प्रवेश करेगा और केतु 12th हाउस में। इस पोजीशन में मैं आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने को कहूँगा अपनी हेल्थ पे, क्योंकि 6th हाउस हाउस ऑफ डिजीजेज होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको अपनी हेल्थ के ऊपर। अदरवाइज़ आपको कोई राहु हेल्थ इशू दे सकता है। इसके अलावा राहु अगर 6th हाउस में होता है तो ये दुश्मनों के ऊपर विजय देता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस, कोई लिटिगेशन वगैरह चल रहा है तो वहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है इस ट्रांजिट के बाद अपने ऑपोजिशन के ऊपर। अगर करियर की बात करें तो करियर के लिए कुछ खास अच्छा टाइम नहीं है। अगर आप बिजनेस में हैं तो थोड़ा सा नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने करियर पर। बाकी जो सेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का। स्पिरिचुअलिटी वाले घर में, यानी कि 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का होता है, वहाँ पे जब केतु आता है उच्च का तो बहुत अच्छे योग बनाता है स्पिरिचुअलिटी के। आप हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करें या आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाए स्पिरिचुअलिटी में। अगर नहीं भी हो रहा है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लीजिए इंटरेस्ट उसके अंदर, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि पर। मकर राशि वालों के केस में राहु 5वें घर में प्रवेश करेगा और केतु 11वें घर में। 5वां घर होता है संतान का, ग्रोथ का, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, पास्ट लाइफ के पुण्य कर्म, इन सब चीज़ों का घर होता है। आपके लव रिलेशनशिप्स का भी घर होता है। और 11th हाउस होता है फाइनेंशियल गेन्स का, आपकी डिज़ायर्स जब पूरी होती हैं उन चीज़ों का घर भी होता है। बड़े भाई बहनों का घर भी होता है, इन सब चीज़ों का घर होता है 11th हाउस। ओवरऑल करियर और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। हो सकता है बहुत एम्बिशियस हो जाएं इस टाइम पे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं इस टाइम पे, और आपको हो सकता है कोई आपका जॉब चेंज के चांसेस भी इस टाइम पे बन सकते हैं। अगर आप पहले से कोशिश कर रहे हैं तो जॉब चेंज के अच्छे चांसेस रहेंगे इस ट्रांजिट के अंदर। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस टाइम पे। जहाँ तक हेल्थ की बात है, कोई ऐसा खास कुछ मेजर इशू तो नहीं दिख रहा है इस ट्रांजिट में, अनलेस वो आपकी बर्थ चार्ट में विजिबल हो। एटलीस्ट ट्रांजिट के हिसाब से तो नहीं दिख रहा है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा आपको बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अगर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हैं, तो आपको उस एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ से हो सकता है आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होंगे और आप इजीली ओवरकम कर देंगे उन चैलेंजेस को। लव रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना पड़ेगा इस टाइम पे, अदरवाइज़ आपके ब्रेकअप के चांसेस बन सकते हैं। वैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते वहाँ पे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होके, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वहाँ पे। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस एरिया में। अब आते हैं कुंभ राशि पे, यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए अगर मैं फाइनेंशियल पोजीशन देखूं तो कोई बहुत खास कुछ चेंजेस नहीं है। एक्वेरियंस के लिए राहु जो है वो 4th हाउस में होगा और केतु 10th हाउस में होगा। ये पोजीशन जो है, अगर हम करियर की बात करें, आपके किसी प्लेस चेंज का इंडिकेशन दे सकता है। हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र हो जाए किसी और जगह पर, या फिर आप खुद ही कोशिश करें किसी और जगह पर जाने की। जो लोग इंडिया में हैं और जो बाहर जाना चाहते हैं, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पीरियड अच्छा हो सकता है और उनकी ये डिज़ायर पूरी हो सकती है। आप हो सकता है किसी प्रॉपर्टी वगैरह को लेने का भी मन बनाएं। आपको अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि 4th हाउस मदर का भी होता है। हेल्थ वाइज आपको अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। इस पीरियड में हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र होकर आप अपने फैमिली से दूर भी जा सकते हैं, तो इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो इस वजह से अपनी फैमिली के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। अब आते हैं मीन राशि पर, यानी कि पाइसेस साइन।
मीन राशि वालों के केस में राहु जो है थर्ड हाउस में होगा और केतु नाइन्थ हाउस में होगा। थर्ड हाउस में राहु और नाइन्थ हाउस में केतु बहुत अच्छा माना जाता है। आप लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल टेंडेंसीज आपकी हो सकती हैं। थर्ड हाउस में राहु आपको रिस्क टेकर बनाता है, तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। आप कई जगह थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादातर केसेस में पे भी करेगा। लेकिन आपको फिर भी कैलकुलेट करना है रिस्क की वो कितना है। ऐसा नहीं कि आप ये सुन के आप बहुत ज़्यादा ओवर रिस्क लेना शुरू कर दें, आपको कैलकुलेट करना है। रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड। थर्ड हाउस का राहु आपके हो सकता है शॉर्ट ट्रेवल्स करवाए, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए अच्छे होंगे वो शॉर्ट ट्रेवल्स भी। थर्ड हाउस का राहु आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करता है, आपको और भी कई फ़ायदे देता है, चाहे वो मॉनिटरली हो, चाहे वो बिजनेस वाइज हो, चाहे वो आपके जॉब वाइज हो। ओवरऑल करियर के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए एज सच कोई मेजर इशू इस ट्रांजिट में आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा है, अनलेस एंड अनटिल वो आपकी हॉरोस्कोप में हो, आपके बर्थ चार्ट में हो। इस ट्रांजिट का आपकी हेल्थ पे एज सच कोई ज़्यादा ऐसा कोई खास बड़ा इम्पैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थर्ड हाउस जो होता है वो भाई बहनों का भी होता है, खासतौर से छोटे भाई बहनों का। लेकिन यहाँ पे जब राहु बैठता है तो उसकी दृष्टि 11वें घर पे भी पड़ती है, जो बड़े भाई बहनों का होता है। इसलिए अपने भाई बहनों से रिलेशनशिप में आपको खास ध्यान रखना है। कोई भी अननेसेसरी बहसबाजी से या कन्फ्लिक्ट से बचिए इस ट्रांजिट के टाइम पे। तो ये था सब 12 राशियों का राशिफल इस राहु ट्रांजिट का। राहु और केतु जो अपनी राशि ये चेंज करेंगे 23 सितंबर को चेंज करेंगे, और ये 12 अप्रैल 2022 तक इन्हीं राशियों में रहेंगे, और उसके बाद फिर से चेंज करेंगे अपनी राशि, अगली राशियों में मूव कर जाएंगे। तो रफली आप ये समझ सकते हैं अराउंड 1.5 साल का टाइम है। 1.5 साल तक ही राहु और केतु एक राशि में रहते हैं, उसके बाद वो मूव कर जाते हैं। तो आई होप ये ट्रांजिट सबके लिए फ्रूटफुल रहे, सबके लिए शुभ रहे, सबके लिए अच्छा रहे। आप इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हूँ उनमें से किसी भी चीज़ में आपको डिप्रेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिट के रिजल्ट्स हैं सिर्फ। अगर मान लीजिए आपको मैंने ट्रांजिट का रिजल्ट किसी राशि के लिए ख़राब बताया है, तो आपको अपनी कुंडली भी देखनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो, तो कुंडली अगर अच्छी होगी तो अगर मैंने कोई ख़राब रिजल्ट बताया है किसी पर्टिकुलर राशि के लिए, तो वो उनका इतना ख़राब रिजल्ट देगा नहीं, क्योंकि उनकी कुंडली अच्छी है। तो इस वजह से आपको कोई डिप्रेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी बेनिफिट हो सके इस नॉलेज से। और अगर आप कोई भी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सामने दिख जाएंगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय।